स्वागत है शैली प्रिया पांडे जी आपके हमारे स्टूडियो में। तो शैली जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी आरंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, उसके बाद आपकी ये थिएटर में आप कैसे आई, फिर इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ, प्लीज़ बताइए। पहले तो मेरा होम टाउन पटना है और जो मेरी अपब्रिंगिंग है वो लखनऊ, चंडीगढ़ और दिल्ली से है। जो मेरी स्टडीज़ हुई वो इन 3 सिटीज़ से हुई है। और दिल्ली से थिएटर करते करते फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई काम के लिए। तो 11th-12th और जो कॉलेज था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज से पास आउट हूँ। वहाँ से ही मैं थिएटर करती थी और कॉलेज के साथ साथ मैंने श्री राम सेंटर में भी इनरोल किया था एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पे मैं थिएटर करती थी। 2 साल वहाँ पे एज अ स्टूडेंट किया। उसके बाद मैंने 1 साल एज अ फ्रीलांस थिएटर आर्टिस्ट काम किया था। तो जो जहाँ पे श्री राम सेंटर है एक्चुअली वो मंडी हाउस में पड़ता है, जो कि थिएटर का हब है दिल्ली में। तो वहाँ पे ऑडिशंस भी होते रहते हैं। इनफैक्ट बॉम्बे से कई सारी टीम आती है वहाँ पे मतलब टैलेंट्स को ढूंढने के लिए। तो थिएटर के साथ साथ में ही मैंने ऑडिशंस दिए थे काफ़ी सारे, और वहाँ पे रहते हुए भी मैंने कई सारे एड्स भी किए थे। तो वैसे जर्नी स्टार्ट हुई। और इनफैक्ट मेरी फैमिली में भी मतलब आई बिलोंग टू एन आर्टिस्टिक फैमिली। तो मेरे चाचा चाची NSD पास आउट हैं, तो उन्होंने काफ़ी मतलब गाइडेंस दिया कि ऐसे स्टार्ट करो और मतलब राइट टाइम कब है आने का, शिफ्ट होने का, कैसे इसमें आना चाहिए तुम्हें, जो भी एक होता है ना, एक सारा स्टेप बाय स्टेप मुझे बताया। तो वैसे मैंने फॉलो किया। एंड देन अल्टीमेटली जब मैं दिल्ली में ऑडिशंस देती थी तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिलते थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं फिर कॉलेज ख़त्म होते ही मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई। तो मुंबई आने के बाद आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कास्टिंग काउच और यहाँ लॉबी सिस्टम कहते हैं कि, तो इन किन परेशानियों का आपको सामना करना? देखिए एक्चुअली मैं आई तो थी पूरा मतलब सच कह लीजिए कि जो मेरी अपनी फैमिली है, जो मम्मी पापा और मेरी बहन है, तो हमारी जो अपनी फैमिली है वो बहुत ही एकेडमिकली इंक्लाइंड फैमिली है कि पढ़ो और जॉब करो वाले टाइप की है। तो वैसा था। तो उनकी ऑब्वियसली बहुत मतलब क्वेश्चंस थे कि तुम जाओगी कैसे, वहाँ पे मैनेज होगा सब कुछ। तो द बेस्ट पार्ट वॉज एज वॉज इन माई हैंड। आई वॉज ओनली 20 जब मैं डिसीजन ले लिया था कि मैं बॉम्बे शिफ्ट होंगी। तो हुआ ये कि फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है 2-3 साल तुम आजमा लो जो करना है, अगर कुछ अच्छा होता है तो कंटिन्यू करना। तो 2016 में मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई और वहाँ से आप समझिए कि 2016 के स्टार्टिंग में मैं आई। लकीली 2016 के मिड में मुझे मेरा पहला शो मिल गया था एंड TV का क्वींस एम, वो मेरा डेब्यू था। तो वहाँ से क्या रही बात काम ढूंढने की, तो मेहनत तो करनी होती है, आप इससे बच नहीं सकते। आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत गुड लुकिंग हैं, आपके पास फाइनेंसेस में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। तो वही था, मैं ऑडिशंस के लिए जाती थी डोर टू डोर, फिट नॉट फिट। फिर मतलब ऐसा था कि मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं ऑडिशन के लिए हर जगह पहुंच जाती थी, और जैसे जैसे मुझे कॉल्स आते थे कि आप शॉर्ट लिस्टेड है ये वो, तो फिर वो डिपेंड करता था कि अब मुझे वो चीज़ करना है या नहीं करना है या जो भी है। तो ऑडिशन वॉज माई मेन कहते ना शस्त्र था कि मुझे हर जगह अपना ऑडिशन, अपना टेक पहुंचाना है। तो एज सच अगर मैं ऑडिशन को अपना वेपन बना के जा रही हूँ तो एज सच मुझे लगता नहीं कि कोई मुझे प्रेशराइज़ करेगा, क्योंकि अगर मैं ऑडिशन क्लियर कर रही हूँ फिर जा रही हूँ तो उनको मुझ में कुछ दिखा होगा तभी वो मुझे पुश कर रहे हैं। एज सच मुझे टचवुड मुझे एज सच कोई कॉम्प्रोमाइज़ या ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं मुझे फेस करने को मिला है बाय गॉड्स ग्रेस। और मैं ये भी एडमिट करूँगी कि मुझे जो भी काम अभी तक मिले मैंने सबके लिए ऑडिशन ही दिया है। मुझे आज तक मुझे कोई डायरेक्ट कॉल नहीं आया कि कल शूट लगा रहे हैं, आपकी ज़रूरत है हमें एज एन एक्टर। तो अभी तक जो भी मैंने काम किया है, एड्स हुए, ऑब्वियसली सीरियल्स तो मैंने 4 कर ली है अभी, तो सबके लिए मैंने ऑडिशन दिया है। मतलब मुझे कोई मुझे कॉल्स भी आते हैं, तो मुझे शॉर्ट लिस्टेड कॉल्स भी आते हैं, तो मुझे पहले ऑडिशन के लिए आते हैं। तो जो आपका पहला सीरियल्स था, वो पहला जो सीरियल था उसका एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए सिंस वो मेरा पहला शो था और उसके पहले मैंने सिर्फ एड्स किए थे और मोस्टली मेजरली थिएटर किया था, जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट मीडियम है। आप मतलब हमें लगता है कि सेम है, मतलब आई अंडरस्टैंड कि कैरेक्टर की स्टडी सेम है, आप कैरेक्टर को समझते हैं सेम तरीके से, बट मीडियम सेंस टोटली डिफरेंट है, आपका प्लेटफॉर्म टोटली डिफरेंट है, तो आप उसको सेम तरह से ट्रीट नहीं कर सकते।
आपको कैमरा में टेक्निकली आपको स्ट्रांग होना पड़ता है, आपको मार्क लेना पड़ता है, आपको लाइट लेना पड़ता है, आपको अपने सामने वाले एक्टर को भी कॉम्प्लीमेंट करते हुए चलना पड़ता है। पर एज थिएटर जो है वो आपको कम्प्लीटली ओपन करने के लिए बोलता है कि आप बिल्कुल आप स्टेज का पूरा एरिया कवर करो, ऑडियंस तक आपका मूवमेंट पहुंचना चाहिए, तो आप वैसे भी बहुत लाउड हो जाते हो। तो मेरे लिए सबसे बड़ा ये इशू था कि मैं वैसे ही लेवल पे मैं करती थी शुरू में, जिसके मुझे बहुत डांट भी पड़ती थी कि जैसे चीट लुक लेना, मतलब एक होता है ना कि आप टेक्निकली आपको बहुत शार्प होना पड़ता है कैमरा एक्टिंग के लिए। तो उन सब चीज़ों के लिए डांट पड़ती थी, क्योंकि इस थिएटर में वो सब चीज़ें नहीं होती है, आपको मतलब लाइट लेना ये वो मतलब इस लेवल पे नहीं होता है। तो मैं पूरा हाथ को अगर मुझे कुछ बोलना है ये तो मैं ये करके बोलती थी, तो मुझे उसके लिए बहुत डांट पड़ती थी शुरू में। तो परफॉर्मेंस वाइज मुझे उतना कभी सुनने को नहीं मिला है, टच वुड, बट मुझे टेक्निकली मुझे शुरू में सुनने को मिलता था, जो कि ऑब्वियसली काम करते करते मुझे आ गया। और इससे ज़्यादा तो अभी तक, और मतलब आप करते करते ही सीखते हैं, मतलब इतना तो जो पहला सीरियल आपने किया उसके बाद आपको लगे कि अपॉर्चुनिटियाँ आने लगी, कि लोग काम देने लगे, या उसके बाद भी वही स्ट्रगल था जो सेम स्टार्टिंग पीरियड? देखिए, आप कोई भी कैरेक्टर कहीं पे भी आप कुछ भी काम करते हैं तो एक डायरेक्टर या फिर जो भी कास्टिंग में है उनके लिए एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए 10 से 15 नाम होते हैं, उससे ज़्यादा भी होता है। तो वो होते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग में वो आपको बुला लेते हैं कि हमारे पास एक शो आ रहा है या हमारे पास एक प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें वी वांट टू टेस्ट यू। तो आपके जैसे बहुत लोगों को टेस्ट करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि उनको किसको फाइनल करना है। तो ये एक चीज़ है कि कॉल्स तो मुझे अब सामने से आ रहे थे, मतलब मुझे अब फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन टेस्ट तो मैंने सबके लिए ही दिया है। मतलब तो सीरियल्स के बाद फिर आपने फिल्में की, कौन सी फिल्में की हैं? फिल्मों में मेरी जाने की बहुत रुचि है, बट हुआ ये कि जब से मैं बॉम्बे आई हूँ और मेरा जो मुझे पहला शो मिला है, उसके बाद मुझे वन आफ्टर द अदर मुझे शोज़ ही मिलते गए, तो मैं शोज़ ही लेते गई। तो हमारी ओर से गुड विशेष, बहुत जल्दी आप फिल्में करेंगी। और हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं शैली जी, जैसे बॉलीवुड में आई, आपने शुरुआती दौर में स्ट्रगल किया, आपको ये सीरियल मिल गया, लेकिन यहाँ कहते हैं कि एक दूसरे को लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं, जैसे आर्टिस्ट भी रहें तो एक दूसरे को कोई ऑडिशन नहीं बताता है, या मतलब इस टाइप की आपको कभी फील हुआ? देखिए, वो अगर आप एक्टिंग फील्ड में हैं या आप कहीं भी किसी भी फील्ड में हैं, तो आपकी जर्नी बहुत इंडिविजुअल लेवल पे होती है। आप ये नहीं सोच सकते कि अरे वो मेरा दोस्त बन गया है लेकिन उसने मुझे कुछ बताया नहीं, क्योंकि प्रोफेशनली किसी भी फील्ड में आपका कोई फ्रेंड होता नहीं है। मे बी वर्क कॉलीग्स बन जाते हैं लोग, लेकिन आप रिलाई नहीं कर सकते कि वो मुझे बताएगा या उसको फ़ोन आया तो वो मुझे भी बताएगा, क्योंकि सबकी जर्नी अलग है। आप अपनी जर्नी किसी और पे डिवाइड नहीं कर सकते कि वो मुझे बताएगा। तो एज सच मेरा ये था कि मैं पहुंच जाती थी ऑडिशंस के लिए। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं बॉम्बे में आई, और मेरे साथ ये था कि मैं बहुत एक टाइम बाउंडेशन में आई थी कि मुझे 2-3 साल में ऐसा था कि तुमको करना है, नहीं तो हायर स्टडीज़ करना तुम्हें पड़ेगा। तो ये मुझे बोल दिया, तो मेरे पास एक दिन का भी वो नहीं था कि आज आराम कर लूँ, कल से स्टार्ट करूँगी या परसों से स्टार्ट करूँगी। मैं तैयार होती थी सुबह और मैं निकल जाती थी अंधेरी, अपना आराम नगर, इन सब की तरफ। और इनफैक्ट आप अभी तो सिंस लॉकडाउन का टाइम है, बट उसके पहले आप किसी भी टाइम पे अगर आप आराम नगर या यारी रोड या फॉर दैट मैटर अंधेरी में जाएंगे ना, तो वहाँ पे ऑडिशंस कहीं ना कहीं हो ही रहे होते हैं। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो भी वहाँ ऑडिशंस हो रहे होते, तो मैं नॉक कर लेती थी कि अगर मैं आपके कैरेक्टर के लिए फ़िट नहीं हूँ तो क्या मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ अपना। तो ये था। तो परेशानियाँ तो होती हैं, मतलब ऑब्वियसली आप जा रहे हो, आप एक होपफुल तरह से जा रहे हो, लेकिन शायद हो सकता है वो आपके लिए वो दिन आपका नहीं है। बट वही है कि अगर आप करो तो आप जितना मेहनत करोगे वो आपको वापस मिलता है, और आप ग्रो भी करते हो उसी हिसाब से कि आपको पता होता है कि ये चीज़ उस ऑडिशन में वर्कआउट नहीं हुई थी, तो मैं उससे कुछ अलग करूँ दूसरे ऑडिशन में। तो यही चीज़ है। और लॉकडाउन पीरियड में कलाकारों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, आपको कोई ऐसी परेशानी हुई या? देखिए, परेशानी तो हुई थी, और बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई थी, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आप चीज़ें स्टार्ट कब होंगी, और स्टार्ट भी होती हैं तो किस लेवल पे स्टार्ट होगी, क्या वो उसी लेवल पे स्टार्ट होगा या शुरू से हमें मेहनत करनी पड़ेगी, या आप पैटर्न बदलेगा या क्या होगा। तो वो प्रॉब्लम तो शुरू में थी, बहुत ही ज़्यादा हुई थी। और बॉम्बे में एक रहना, फाइनेंसेस, खर्चा बहुत बड़ा मैटर हो जाता है।
तो वह है कि बट मेरे पास मतलब सेविंग्स थे जो मैंने किए थे, टचवुड, तो उसको मैंने यूज़ किया और देयर वाज अ टाइम जब वो ख़त्म होने लग गए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे मतलब अब अगर मैं स्टार्ट करती भी हूँ तो फिर, और हमारे पास 3 मंथ्स का टाइम होता है, मतलब 90 डेज़ के बाद पेमेंट्स आने स्टार्ट होते हैं। तो एक तो आपको पहले पता नहीं है कि आपको काम कब मिलेगा। अगर सपोज़ मान लीजिए 3 महीने 4 महीने के बाद मिलता है, उसके भी 3 महीने के बाद पैसे। तो ये टेंशन तो हुई थी, बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन वही बात है ना, आप टेंशन लेके क्या कर लोगे कुछ नहीं कर सकते आप, मतलब यू हैव टू डील विद इट। तो ये एक्टिंग के अलावा आपकी हॉबी क्या क्या है? एक अगर आप मुझसे पूछे तो अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मैं कुछ भी होती, बट मैं आर्टिस्टिक फील्ड में ही होती, क्योंकि मेरी मतलब जो मेरा रूट है वही परफॉर्मिंग आर्ट्स है। तो मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, मैं पोइट्री लिखती हूँ, मुझे पेंटिंग करने का शौक़ है, थोड़ा बहुत मुझे फ़ोटोग्राफी का भी शौक़ है। तो अगर आप मुझसे पूछे कि अगर मैं ये एक्टर नहीं होती क्या होती, तो मैं कुछ भी होती, बट मैं आर्टिस्टिक फील्ड में ही होती। तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, आई नो कि लॉकडाउन का टाइम है, अभी भी इनफैक्ट बहुत चीज़ें 100% ओपन नहीं हुई है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप भाग नहीं सकते, आपको पता है, यू हैव टू डील विद इट वाली बात है। तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करते हुए आपको रास्ता निकालना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो जो होना वो तो होगा ही, बट इफ़ you'll be very accepting about it, तो आप रास्ता निकाल लेंगे अपना। So don't lose hope, there's much more in this world than taking tension। शैली प्रिया जी, आपका पवित्रा नाम से आज़ाद टीवी में एक प्रोमो बहुत पॉपुलर हुआ, दर्शक बहुत पसंद करें, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, लॉकडाउन के बाद ये बहुत टाइम के बाद अभी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। तो आज़ाद टीवी एक नया शो, एक नया चैनल आ रहा है, जो कि बिगिनिंग मीडिया के ही द्वारा स्टार्ट किया गया है। और इस पे जो पहला जो टीज़र आया है वो पवित्रा करके है, जो मैं उसमें पवित्रा का कैरेक्टर कर रही हूँ। पार्थ प्रोडक्शन के अंडर में, पार्थ प्रोडक्शन ने उसको स्टार्ट किया है, वो उनका ही शो है वो राधा। और चैनल भी नया है, प्रोड्यूसर्स भी बहुत एक्साइटेड हैं, हम लोग सब बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद एक नया कुछ वेंचर स्टार्ट हो रहा है। तो वो है संतोष सर और रोशेल मैम हमारी प्रोड्यूसर हैं। चैनल से भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, तो देखते कैसा क्या उसमें हमें आप लोगों से रिस्पॉन्स मिलता है। हम तो चाहेंगे आप अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी शैली प्रिया पांडे। अगले एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी नई अभिनेत्री से, तब तक टेक केयर, बाय।